वर्ष 2020 में चीनी कम्युनिस्ट सरकार की लापरवाहियों एवं षड्यंत्रों के चलते पूरे विश्व ने सदी की सबसे बड़ी त्रासदी को देखा। चीन से निकली उस वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को लगभग घुटनों पर ला दिया था। लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार केवल महामारी के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हाल ही के वर्षों में चीन के तमाम षड्यंत्र उजागर हुए हैं, जिससे वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा और चीन की कम्युनिस्ट सरकार कैसे अब पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुकी है, इसी को हम बताने के लिए आपके समक्ष लेकर आए हैं खास वीडियो सीरीज जिसका नाम है चाइना एक्सपोज्ड। चाइना एक्सपोज्ड के इस पहले एपिसोड में हम आपसे एक पूर्व सेना अधिकारी से मिलवाने वाले हैं। द नैरेटिव के इस प्लेटफॉर्म पर हमने चीन विषय पर भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे चीन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए खतरा बन चुका है। संजय कुलकर्णी जी द नैरेटिव के प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल नेशनल वेबिनार के लिए उपस्थित हुए थे और उसी नेशनल वेबिनार में उन्होंने इस पूरे खतरे को लेकर आगाह किया था। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। इन्होंने 39 वर्षों तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की और सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन मुग्ध मेघदूत में इनकी बड़ी भूमिका रही। आइए जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी चीन को लेकर क्या कह रहे हैं। जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन द्वारा दमन हमारा। दोनों सभ्यताएं, चीन भी हिंदुस्तान भी पुरानी सभ्यताएं हैं। अभी तक कभी कुछ नहीं हुआ और आज ऐसे मोड़ पर अटके हैं कि चीन जो है, जैसे बता रहे थे, हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ये क्यों हुआ है? क्या चीन को लगता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो उसकी तरक्की में बाधा डाल रहा है? क्या हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो उसको उस मकाम पर पहुंचने में शायद बाधा पड़ रही है? ये एक कहीं चीन के अंदर एक इस तरह की भावना आ गई है कि यहाँ पर भी है, वो कहते हैं एक ही तलवार रहेगी। तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम अटक गए और अब खासकर मई 2020 के बाद अब जो दोनों के रिश्ते हैं वो बिल्कुल ही नीचे जाकर के गिरे। अब ऐसे कैसे हो गया? अगर हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जाएं और देखें तो हम देखेंगे कि भारत और चीन जो है कभी भी पड़ोसी नहीं रहा। बार बार जो चीन है अब कहता है कि 2 दशक पहले जो है चीन एक विश्व का नामो निशान था, उसमें कोई शक नहीं है। तकरीबन 21 से 22% जीडीपी विश्व का चीन था, उसी वक्त हिंदुस्तान का भी था। तो यानी कि दोनों देशों के बीच में जो पूरी आर्थिक स्थिति है विश्व की, 50% कहने में मुझे कोई हर्षा नहीं होता। ये पूरी आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान और चीन के बीच में थी और अगर वो थी फर्स्ट क्लास हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 1947 में जब हिंदुस्तान को आजादी मिली और 1949 में जब चीन जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उसके बाद से ये दिक्कत शुरू हो गई। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? चीन हमारा पड़ोसी था ही नहीं। कौन था फिर हमारा पड़ोसी? हमारा पड़ोसी था तिब्बत। और अगर हम अपना पड़ोसी, हमारा पड़ोसी तिब्बत रहा और जिस तरीके से हो रहा था, तो चीन और भारत के बीच में ऐसे कोई डायरेक्ट संबंध थे ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि चीन को भारत से बौद्ध धर्म जो गया, इतने सालों साल जो उनकी मानसिकता के ऊपर असर पड़ा है। आज अगर चीन में जो भी कन्फ्यूशियनिज्म हो या जैसे भी जाए, वो अपने आप को एक एथिस्ट कहते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मैं उनसे मिलता था, जब भी मेरी उनके बॉर्डर पर्सनल मीटिंग में बातचीत होती थी और उनके जवान आते थे, देखते थे, आपको आश्चर्य होगा क्या मुझसे मांगते थे वो? अगरबत्ती। मैं आश्चर्य होता था, अगरबत्ती? ये ऐसा देश है जो तो बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं रखता, अगरबत्ती। लेकिन चाहे कुछ भी माओ से तुंग ने कहा होगा कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे, पर जो एक चीनी है
उसमें जो आज भी है वो बौद्ध धर्म के लिए जो उसकी भावना है, जिस प्रकार से वो बातचीत करता है, जिस तरीके से वो अपने आप को पेश आता है, उसमें आज भी वो बौद्ध धर्म है। यानी भारत की जो छाप है वो चीन के हर दिमाग में, हर चीनी के दिमाग में है, इसमें कोई शक नहीं। फिर ऐसी स्थिति क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कहा 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने पूरे ब्रिटिश की जितनी भी जो परेशानियां थी, अच्छाइयां थी, सारी के सारी ली, जो ट्रीटीज थी उनको लिया और उसके द्वारा ही जब हमने लिया। अब अगर इससे भी थोड़ा पीछे जाए और बात करें तो 1842 यानी कि 1842 में जो ट्रीटी ऑफ चुशूल कहते हैं, कहीं नॉन एग्रेशन पैक्ट कहते हैं, जो सिखों द्वारा तिब्बत के साथ हुआ, जिसमें चीन शामिल है। उस वक्त वो हुआ कि लद्दाख में जो है, लद्दाख में जो गुलाब सिंह जो रंजीत सिंह के राजा थे और वो जम्मू के राजा थे उस वक्त तक 1842 तक, और उसके बाद उनके नीचे जो जोरावर थे, जो जनरल थे, वो उनकी जो फौज है वो तिब्बत तक पहुंची। और तिब्बत और लद्दाख जो पूरा पाकिस्तान, लद्दाख जो आज हम लोग बात करते हैं, ये सारा का सारा राजा गुलाब सिंह सिखों के नीचे जाकर के उन्होंने लिया। और सिखों का जो एम्पायर था, जो उनकी पूरी थी, वो थी खैबर पास तक। तो महाराजा रंजीत सिंह के नीचे खैबर पास तक और यहाँ पर पूरा लद्दाख जो है। और पहले जोरावर जो है जनरल हम मारे गए मानसरोवर में, आज भी उनका एक बना हुआ है मेमोरियल मानसरोवर में। जब वो मारे गए उसके बाद तिब्बत उस वक्त जो तिब्बतन थे उनको लगा कि उन्होंने अब जो कश्मीर का राजा है, जो सिखों है, उसको पकड़ लिया। लेकिन गुलाब सिंह ने जवाहर सिंह को भेजा और फिर तिब्बतन की हार हुई। और जब तिब्बतन की जब वहां पे हार हुई तो ट्रीटी हुई, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ चुशूल 1842 में, कई कहते हैं उसको नॉन एग्रेशन पैक्ट। लेकिन ये जो भी पैक्ट हुआ, इसमें कहीं पर भी बाउंड्री डिफाइन नहीं हुई और ये कहा गया कि हम जहां तक जाएंगे और वो जहां तक उनकी है। तो ये जो एम्बिग्यूटी है, ये लद्दाख के इलाके में 1842 से 1842 जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। उसी वक्त वहां एक ट्रीटी ऑफ पीकिंग हुआ और ट्रीटी ऑफ पीकिंग के अंदर हांगकांग, ये वो सब सारे के सारे जो चीन ने ब्रिटेन को दे दिए, उसको जो कहते हैं वो कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन और ट्रीटी ऑफ ह्यूमिलिएशन। चीन को उस वक्त लगा कि वो कमजोर है, वो इस दुनिया में उस स्थिति पर नहीं है कि वो किसी के साथ कुछ कर सके। और यही कारण है कि उसके बाद से जो चीन है वो लगातार अपने आप को उस मुकाम पर नहीं देख सकता था जिस मुकाम पर चीन सोचता है कि वो इस विश्व का केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ यूनिवर्स। और यही कारण है कि जो चीन की जो डायनेस्टीज हैं लगातार जो आई हैं, पहली जो थी वो चिया डायनेस्टी थी और अब जो है प्रेसिडेंट जो है वो शी जिनपिंग है। और ये जो है तकरीबन 23 से 25 डायनेस्टीज जो हैं, ये सारी की सारी एक बात पे उनका निर्भर रहता है जो शुरू से जाओ से रही है, वो है मैंडेट फ्रॉम हेवन। क्यों इतनी सारी डायनेस्टीज रही? भारत में भी लोग काफी आए, लेकिन चीन के अंदर चाहे वो हान लोग, जो हान भाषा है, हान जो सभ्यता है और जो लोग हैं जो अपने आप को हान कहते हैं, वो पूरे चीन के अंदर 92% है। 92% लोग आज की तारीख में हान है। और यही कारण है ये जितनी पॉपुलेशन है, ये जितने भी डायनेस्टीज आए और गए। और कौन सी डायनेस्टी लास्ट में थी? क्विंग डायनेस्टी। और जब वो हट गई और उसके बाद जो रिपब्लिक ऑफ चाइना आया, जिसमें अपने चियांग काई शेक, sun Yat-sen, उसको हटा करके जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आया, जिसमें माओ से तुंग का रेवोल्यूशन हुआ, और वो लेकर के आज तक ये जो है, इनको कुछ भी आप कहें मैंडेट ऑफ हेवन, ये जो चीन अपने आप को कहता है, तो ये कहता है कि हम लोगों को ऊपर से मतलब मैं कहूंगा कि जन्नत से उनको आदेश आते हैं कि उन्होंने इस को राज्य करना है। और वो ये राज्य तब तक चलेगा जब तक कि वो सीधे अच्छे रास्ते पर चलते रहेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, लोगों का मनोबल ऊंचा रहेगा। और अगर ये नहीं होएगा तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी विपदा आएगी, चाहे अर्थक्वेक्स आएंगे, चाहे बाढ़ आएगी, चाहे भूखमरी आएगी, जिससे कि जितनी भी ये डायनेस्टीज हैं धीरे धीरे जाके खत्म हुई और वैसे ही होता आया। और ये जो बार बार चीन इन शब्दों का इस्तेमाल करता है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, यानी कि जापान के बाद और 1839 के बाद से लेकर के जब तक कि चीन
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में नहीं बना, तब तक चीन को जो है, चीनियों को ऐसे लगता है, चीन की जो लीडरशिप को है, उनको ये लगता है कि जो विश्व में, चाहे वो ब्रिटेन था, चाहे वो जापान था, इन्होंने चीन को उस मकाम पर जाने से रोका, उस मकाम पर नहीं जाने दिया जहां को चीन को खुद ऐसे लगता है कि वो विश्व का केंद्र बिंदु है, यानी कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। अब ऐसे मानसिकता को लेकर के हम लोगों ने देखना है कि चीन की यह मानसिकता है, चीन ही अपने आप को उस तरीके से सोचता है। तो जैसे मैंने कहा 1842 की ट्रीटी, अब हम जब देखते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे अगर ये जो इलाका है 1914 यानी कि 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। अब उस शिमला एग्रीमेंट में मैकमोहन लाइन हुई, और मैकमोहन लाइन जो है दोनों देशों के बीच में, जिसमें चीन के रिप्रेजेंटेटिव थे और तिब्बत के उनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे, पर चीन ने दस्तखत ना करते तो इनिशियल किया, उसके रेटिफिकेशन के लिए जाता था। अब ये हम लोगों को लगता है ये चीन कैसे इसमें पूरे संदर्भ में आता है। चीन जो है क्विंग डायनेस्टी, मैंने कहा जो लास्ट एक डायनेस्टी है, इंपीरियल डायनेस्टी जो चीन की है, उसके उसमें, और जब उसका नीचे उतराव शुरू हुआ, उस वक्त जो है भारत के अंदर जब 1846 में तो किंगडम बना जम्मू एंड कश्मीर। जब महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना 1846 में, और सिखों को हार हुई एंग्लो सिख वॉर के अंदर, और जब महाराजा जम्मू एंड कश्मीर गुलाब सिंह को बनाया गया, और जिस तरीके से उनके जो जनरल था जोरावर, और जिस तरीके से वो अपना जो एम्पायर है वो बिल्ड कर रहा था, गिलगित हुआ, बाल्टिस्तान हुआ, लद्दाख हुआ, इस तरीके से फैलाव में अब अंग्रेजों को लगने लगा इस वक्त कि कहीं ऐसे ना हो जाए कि ये तो बिल्कुल अपना फैलाता रहेगा। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुआ 1846 में, उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई, चीन को अंग्रेजों ने कई बार कहा उसके बाद भी कि 1842 का एग्रीमेंट, क्योंकि 1846 में आप हमसे समझौता कीजिए जिससे कि हम जो है जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा को बता सके कि उसका जो एम्पायर है यही तक है, उसके आगे नहीं है। तो चीन, जैसे मैं पहले भी कहा, 1842 में जब उसने ट्रीटी ऑफ पीकिंग साइन किया, चीन को लगा कि वो उस स्थिति में नहीं है वो किसी के साथ बातचीत कर सकता है या कुछ कर, तो क्या उसको कहते हैं, दिली दाली करता रहा और कुछ नहीं माना। तब ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो चीन लग रहा है कि मान गया। ब्रिटिश जो थे उस वक्त उनको चीन की जरूरत थी, चीन कमजोर था, पर चीन की जरूरत थी क्योंकि उनको रूस का डर था कि कहीं रूस आकर के भारत के ऊपर ना खाए। इसलिए जो ब्रिटिश है वो भी बड़े खुश थे कि महाराजा जम्मू कश्मीर जो गुलाब सिंह है, उसके बाद प्रताप है, उसके बाद रणधीर है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह है, ये है जब तक जम्मू कश्मीर के ऊपर है तो कम से कम ये है कि जो रूस है उनके, जिसका उनको डर था, वो दूर रहेंगे। और क्योंकि सिखों का एम्पायर, मैंने जैसे कहा, खैबर पास तक था और यानी कि अफगानिस्तान तक वो पहुंचे हुए थे, और इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिश भी खुश थे, चीन कमजोर था। और यहाँ पर 1914 के बाद पूरा जो इंडिपेंडेंस मिला वो मिला तिब्बत, यानी कि भारत और तिब्बत के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो चीन हमारा जो पड़ोसी था ही नहीं, और इसलिए हम देखते हैं कि कभी भी इतनी पुरानी सभ्यताएं हैं, क्यों नहीं दोनों देशों के बीच में कुछ हुआ। यही कारण है कि चीन भारत का पड़ोसी कभी नहीं रहा। अब भारत का पड़ोसी बना 1949 में, जब बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब माओ से तुम आए तो उन्होंने अपने तब उन्होंने, और ये क्यों हुआ, क्या कारण था कि उन्हें तिब्बत जो था, जरूर ब्रिटेन के कारण, ब्रिटिश ने तिब्बत को किसी तरीके से, सुजरन और सॉवरन, ये दो शब्द अगर आप देखें इतिहास में बार बार इस्तेमाल होते हैं, सुजरन और सॉवरन। सॉवरन यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी से कोई किसी के नहीं। सुजरन मतलब वो किसी के नीचे है चंद एक चीजों के लिए, बाकी वो अपना काम कर सकता है। जैसे कि महाराजा ऑफ कश्मीर जो है वो सुजरन रहा, किसका सुजरन रहा, ब्रिटेन का सुजरन रहा, पर अपना उसका राज्य था, महाराजा था जम्मू कश्मीर का। वैसे ही तिब्बत भी रहा, और क्योंकि तिब्बत वैसे उसी स्थिति में था और चीन के साथ, तो वो इंडिपेंडेंट 1914 से लगातार, और उससे पहले भी और उसके बाद भी इंडिपेंडेंट रहा। उसके खुद के पासपोर्ट, उसके खुद की करेंसी, उसका सब कुछ अपना, उन्होंने चीन की तरफ देखा ही नहीं। लेकिन
1949 के बाद और 1950 में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। अब हम जब ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि चाइना अनेक्स्ड तिब्बत और चाइना ने तिब्बत को लिबरेट किया, लिबरेट क्या की जरूरत है, तिब्बत को लिबरेट होने की जरूरत नहीं, तो तिब्बत को एनेक्स किया, उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। कब किया? 1950 में। और जब वो कब्जा हुआ उसके बाद ये हुआ उस वहां पर जब 1954 की ट्रीटी है हिंदुस्तान की और चीन की के बीच में जो ट्रीटी हुआ उसमें ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट किस तरह पंचशील जो शुरुआत है उसमें, और ये क्या हुआ उसमें जो है पासेस हैं कौन कौन से हैं, चाहे लिपुलेख है, चाहे अपने माना है, हासिल है, दुनिया भर के पासेस जहां से ट्रेडिंग हो सकता है दोनों देशों के बीच में। चीन इस वक्त जो है, अब चीन को लगा कि जवान लाए को कि उन्होंने किसी प्रकार से जो भारत है वो वहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है जहां तक भारत कह रहा है कि वो हमारा बुरा राज। हमारे जो है सईदुल्लाह थे। अब इससे पहले 1866 में अगर मैं आपको ले जाऊं तो जॉनसन एक लाइन है, जॉनसन अजगा लाइन। अब ये क्या है? जॉनसन जो थे वो सर्वे जनरल थे। उन्होंने देखा कि चीन के साथ क्योंकि कोई ये नहीं हो रहा है, चीन तो बिल्कुल ही कमजोर एक देश है, चीन कभी आ नहीं रहा है, रूस से किसी तरीके से संभालना है, तो उन्होंने ये कहा कि काराकोरम और कुनलुन माउंटेन दो रेंज है, काराकोरम और कुनलुन माउंटेन रेंज है, और कुनलुन माउंटेन नॉर्थ है, मतलब यानी कि काराकोरम रेंज से उत्तर में है, तो जो बाउंड्री है वो कुनलुन रेंज के साथ साथ चलती है। ये जॉनसन ने कहा। वो कब कहा? 1866 में। 1899 में फिर मैकार्टने आए। अब मैकार्टने जो थे वो काशगर के कमिश्नर थे और उनकी जो माँ थी वो चीनी थी, और उनकी माँ चीनी होने के नाते वो चीनी बहुत अच्छा बोलते थे, और उस वक्त उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा दूर है, उसको हम लोग काराकोरम रेंजेस के आसपास ले आते हैं। और फिर मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन में उन्होंने कहा नहीं नहीं ये जो अक्साई चीन है इसको आधा आधा बांटते हैं, कुछ कुनलुन माउंटेन चीन को दिया जाए और कुछ ब्रिटिश इंडिया के पास रखा जाए, क्योंकि चीन जो है किसी न किसी तरीके से रूस को दूर रखेगा, तो उस मकसद से। और चीन को वो उभारना चाहते थे, खड़ा रखना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि कम से कम रूस को किसी तरीके से दूर रखा है। यही कारण, और इसी कारण के कारण अगर हम देखते हैं 1950 में चीन जो है बार बार भारत को कहता है कि हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन को मानेंगे। भारत बार बार कहता है जॉनसन लाइन को मानते हैं। ठीक है, हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, मैकार्टने लाइन को मानते हैं, यहाँ पे मैकमोहन लाइन को मानते। तो हिंदुस्तान को लगा कि 1947 की आजादी के बाद ये जो बॉर्डर है चीन के साथ वो तो निश्चय है, तो इसको शक नहीं है। 1914 का जो एग्रीमेंट है वो मैकमोहन लाइन का है, वो फर्स्ट क्लास है, और इधर जो एग्रीमेंट है चाहे जॉनसन का है चाहे मैकार्टने मैकडॉनल्ड लाइन का है, काराकोरम रेंजेस हैं, कुनलुन माउंटेन रेंजेस हैं, जो भी है, मतलब इसके यहाँ पे जो है माउंटेन जो बाउंड्री अनडिफाइंड है, इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, सुलझ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ऐसे हम लोगों को लगा। तो चीन के जो मानसिकता है और चीन की जो सोच है वो अलग थी। चीन ने कभी बार बार जो अगर हम हिस्ट्री में देखें काफी चिट्ठियां एक्सचेंज हुई हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में और चौवन लाई के बीच में, दोनों देशों के बीच में उन्होंने कई बार अपने विचार प्रकट किए कि नहीं 7 नवंबर 1959 की जो लाइन है वो उसको माना जाए। हमने कहा नहीं 1960 की लाइन है। पंडित नेहरू ने कई बार कहा कि नहीं दोनों देशों के बीच में कोई विवाद है ही नहीं, तो हम लोग विवाद क्यों खड़ा करना चाहते हैं, ये इनका मानना था। पर जो कुछ नहीं हुआ, जैसे भी हुआ हम लोगों ने देखा कि चीन ने जो है 1962 में जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से हिंदुस्तान को पराजित किया, और उसके बाद कई बार मैं कहूंगा कि कई बार इस तरह की बातचीत हुई कि अब क्या हो सकता है। जो चीन ने तो अक्साई चीन ले लिया, क्योंकि G219 जो हाईवे था वो अक्साई चीन से गुजरता हुआ जाता है, तो तकरीबन 2500 किलोमीटर, जिसको चीन अब 10,000 किलोमीटर तिब्बत से लेकर के सिंकियांग तक जाता है। और जो अक्साई चीन है, चीन इसको कहते हैं सिंकियांग का भाग है, रूस उस वक्त कहता था ये तिब्बत का भाग है, तो ब्रिटेन को ठीक लगता था ये तिब्बत का भाग है, हमें लगता है ये लद्दाख का भाग है। तो ये लद्दाख का भाग है हमारे लिए,
चीन को सिंकियांग का भाग है और तिब्बत को किसी। तो ये जो इस तरीके से जो हम कहेंगे कि एक तरीके से हिस्ट्री के अंदर अनबन जो सालों से चलती आ रही, सालों से चलती आ रही, मैंने जैसे कहा 1842 से ये इस तरह की अनबन चलती आ रही है और आज तक। फिर हमने देखा 62 की लड़ाई हुई। यहां से बहुत एक अच्छी जो शुरुआत होती है, नरसिम्हा राव जी और दीक्षित, जेएन दीक्षित जी फॉरेन सेक्रेटरी थे और वो जापान की टूर पे थे। तकरीबन 1991 का वक्त था। 1988 में राजीव गांधी जी चीन गए थे। उसके बाद जो माहौल हुआ, दोनों देशों ने सोचा कि अब किसी तरीके से जो लड़ाई का माहौल है 1962 का है उसको छोड़ करके आगे चलते हैं, वो दोनों देशों के बीच में बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उसको छोड़ के आगे चलते हैं, ये करके चलते। तो जो शिव शंकर मेनन थे वो उस वक्त जापान में होते थे और चीन के स्पेशलिस्ट रहे हैं और चीन के अंदर उन्होंने काफी नौकरी की है। बाद में अपने फॉरेन सेक्रेटरी रहे और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे और काफी उनका तजुर्बा था। लेकिन 91 में क्योंकि जापान में वो पोस्टेड थे तो उनको दीक्षित साहब ने पूछ लिया, भाई आपको क्या लगता है कि क्या दोनों देशों के बीच में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये सेटल हो सकता है, हम लोग किस तरीके से आगे जा सकते हैं। उन्होंने कहा देखो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल होना तो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर हुआ है और तियाननमेन स्क्वायर के होने से जिस तरीके से चीन को झटका लगा है और चीन की जो छवि के ऊपर एक तरीके से जबरदस्त एक दबाव आया है, मुझे नहीं लगता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो इतनी जल्दी से सुलझ जाएगा। और उसी वक्त सोवियत यूनियन जो है उसका भी बंटवारा हो गया है और वो छोटे छोटे रिपब्लिक्स बन के रूस उभरा है। जिस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व में एक अकेला यूनिपोलर बना है और विश्व का एकदम नंबर 1 बना है, मुझे नहीं लगता है ये हो सकता है। और उसी वक्त रीयूनिफिकेशन भी हुआ है जर्मनी का, क्योंकि बर्लिन वॉल भी उसी वक्त गिरी, तियाननमेन स्क्वायर भी उसी वक्त आसपास हुआ और रूस भी बढ़ गया उस। तो ये सब होते हुए उन्हें ऐसे लगा कि शायद चीन बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं मानेगा पर एक तरीके से कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो सकता करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसको उस वक्त जब बातचीत हुई तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 में दोनों देशों के बीच में दस्तखत हुआ। ये पहला एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच, यानी कि भारत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इससे पहले कोई एग्रीमेंट नहीं है। इससे पहले 1954 का वो ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें पंचशील की बातचीत करें तो फर्स्ट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज हुआ 1993 में। चीन में किस तरह से कम्युनिस्ट सरकार के आने से खतरा बढ़ता गया और भारत के साथ रिश्तों में कैसे दरारें आई, यह तो आपने सुना ही। अब जानते हैं कि वर्तमान चीन की क्या स्थिति है। आइए सुनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब। तो चीन ये जो इसकी मानसिकता है, चीन के ऊपर विश्वास करना मतलब टोटल आप चीन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जरूरी है। ये एक भारत होने के नाते एक विश्व में एक ऐसा उभरता हुआ देश जो आज से नहीं तो 10 साल के बाद नंबर 3 पर तो होगा ही होगा। कोई रोक नहीं सकता है भारत को नंबर 3 के मुकाम पे लाने के लिए, क्योंकि भारत में वो क्षमता है, भारत में वो सब कुछ है जो भारत बन सकता है। लेकिन भारत को इकट्ठा एक यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है। जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि चीन के अंदर 92% हान पॉपुलेशन है, वो एक है। हिंदुस्तान के अंदर चाहे हम कितनी भी आबादी कहें, सब अलग अलग बातें करते हैं और यही एक कारण है जिसका चीन फायदा उठाने की कोशिश करता है। उसको लगता है लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आवाजें उठेंगी, अलग अलग होंगी। लोकतंत्र के फायदे भी हैं, लोकतंत्र के नुकसान भी हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते, लेकिन जब देश की सुरक्षा अखंडता का सवाल होता है, शायद उस मामले में हम लोगों ने दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। शायद हम लोगों को सब कुछ मालूम नहीं होता है, एक आम आदमी होने के नाते हम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता है, लेकिन चीन जो है वो उसका फायदा उठाता है। और अगर ये देश इकट्ठा रहे, सारे के सारे हिंदुस्तानी एक रहे, इस देश के अंदर ऐसी फौज है जो किसी को नजदीक नहीं आने देगी, कोई फूट नहीं डाल सकता है। आप देखें चीन के साथ अगर आज किसी प्रकार से भी अगर अनबन है तो कहां है, लद्दाख हिमालय के अंदर। तिब्बत की एवरेज हाइट क्या है, 14,000 फुट।
एक प्लाटो है, प्लेन एरिया है, 14,000 फुट, 14,000 फुट से लेकर के 20,000 फुट तक जो पहाड़ियां हैं, उसके ऊपर लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के लड़ सकते हैं। और आज जब चीन के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी जब चीन ने इस्तेमाल की, और आज जब चीन कह रहा है कि नहीं नहीं हम 3 बच्चे भी होने देंगे, 2016 के बाद चीन ने कहा नहीं नहीं 2 बच्चे भी होने देंगे, अब कोई चीन में बच्चे नहीं पैदा कर, और वो बोलते हैं यूगर प्रोविंस में, सिंकियांग में नहीं होंगे, तिब्बत में नहीं होंगे, हान पॉपुलेशन को 3 बच्चे, ये तो नहीं खुला बोलेंगे कि नहीं करेंगे, पर उनको मालूम है नसबंदी करो, ये करो, वो करो, उधर जाकर के जो जोर करना है वो करो। लेकिन हान पॉपुलेशन को बार बार कह रहे आप 3 बच्चे करो, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको अच्छा रहने के लिए देंगे, उनके एजुकेशन का देखभाल करेंगे, पर 3 बच्चे तो अभी 2 बच्चे जो 2016 में शुरुआत की वही नहीं बन पाया। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर जो चीन है वो अब इस स्थिति में पहुंच गया है, ना उसको सिंकियांग वाले लोगों के ऊपर कोई भरोसा है, ना तिब्बतन लोगों के ऊपर भरोसा है। तिब्बत के अंदर मॉडल विलेजेस बनाए जा रहे हैं, जितने भी एलएसी है उसके साथ में मॉडल विलेज, बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई जाती हैं, हम लोग देखते हैं उसको, यह दिखाने के लिए कि देखो हम हमारे यहाँ के लोग कितने खुश हैं, कितने अच्छे हैं, उधर वाले देखो कैसे रहते हैं, हम लोग देखो कैसे रहते हैं, गाड़ियों में कैसे आते हैं, कैसे, ये सिर्फ दिखावा, दिखाने के लिए कि साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा करने के लिए कि मॉडल विलेजेस, और ये ड्यूअल पर्पस विलेज, मॉडल विलेजेस ड्यूअल पर्पस यानी अगर चीन हिंदुस्तान के साथ लड़ना है तो यही जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है एलएसी के नजदीक में, इसका इस्तेमाल फौजी उनके जो पीएलए है वो कर सकते। चीन की जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक आर्म है, ये सरकार का नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि अगर उसने चीन के ऊपर पूरा का पूरा अपना दबदबा रखना है तो पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो उसका अंग है, और उसको वो हमेशा हाई मोराल में रखने की कोशिश करे। तो करेगा क्या? उसके जो जवान हैं, जो कॉन्स्टेप्ट्स हैं, वो लड़ने के लिए भी तो राजी होना चाहिए। एक बच्चा है हर एक घर का, वो बिल्कुल लाड़ प्यार से पला है। अब सब जगह जो चीन के अगर आपने उद्धार किया है, सबको खाना पीना, सबको अच्छे कपड़े लगते, अच्छी पढ़ाई लड़ाई, सबको, वो 20,000 फुट के ऊपर आकर के जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जहाँ पे आदमी को बोलने में दिक्कत आ रही है, लड़ने के बाद तो बात छोड़ो, आदमी 2 दिन रहता नहीं, तीसरे दिन बीमार पड़ के वापस जा रहा है, कोई मर रहा है, कैसे लड़ेगा? तो चीन के पास आज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में हम लोगों से ज्यादा मॉडर्नाइज्ड आर्मी होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। हम लोगों से बहुत ज्यादा उनका जीडीपी है, $13 ट्रिलियन है, हम तो अभी $3 ट्रिलियन में है, और कोविड के बाद तो और भी कम हो गया। तो परेशानी है, लेकिन अपने पास वो फौज है, अपने पास वो जज्बे वाली फौज है, और वो लीडरशिप है। आज की तारीख में मैं कहूंगा वही लीडरशिप है, जो जज्बा है, जो टक्कर लेने के तैयार है। वो कहती है कि कुछ भी हो, हम अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम अपने इलाके को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखेंगे। इसके लिए निहायत जरूरी है कि हम लोग अपने आप को मजबूत बनाए, देश को मजबूत बनाए, इकोनॉमिकली अपना उद्धार होना चाहिए। जब तक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति का अच्छा होना जरूरी। पूरे देश में जब चीन के बारे में बातचीत होती है, पूरा देश एकजुट दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, एकजुट दिखना चाहिए। नहीं तो अब चीन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। अब चीन पाकिस्तान को जो अपना पिट्ठू बना के बैठा है उसको इस्तेमाल करेगा। अब रूस और चीन के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, रूस और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं, हिंदुस्तान और रूस के भी संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन कल क्या होगा उसका नहीं है। चीन को बार बार ये लगता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंध अच्छे हो रहे हैं, हिंदुस्तान जापान के संबंध अच्छे हो रहे हैं, हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के संबंध अच्छे हो रहे हैं, और ये जो क्वाड है उसको चीन को खतरा है कि कहीं ऐसे ना हो कि जिसके कारण सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन हुआ, दोबारा उसी तरीके से नौबत ना आ जाए। ये सारे देश मिलकर के चीन को उस तरीके से साउथ चाइना सी से घेर करके डुबो ना दे। इसलिए आज की तारीख में चीन की नंबर 1 नेवी है, सबसे ज्यादा शिप अगर है तो चीन की नेवी में। टेक्नोलॉजिकली अच्छे नहीं होंगे, टेक्नोलॉजिकली बाकी देशों के अच्छे होंगे, अमेरिकन के शिप्स टेक्नोलॉजिकली अमेरिका के शिप से बहुत आगे, लेकिन चीन की ये मानना है कि वो धीरे धीरे 2050 तक या 2030 के बाद तक 500 नेवी शिप का एक वो पीएलए नेवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि साउथ चाइना सी जो है
उसका दबदबा रहे, यानी कि बफर जो है उसको। साउथ चाइना सी कितना है, 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैंने सिंकियांग क्या कितना बताया, 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तिब्बत 1.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इधर मंगोलिया 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 बफर्स इस तरफ से, और साउथ चाइना सी 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक बफर। दूसरा, आपको मछली भी मिल रही है, तेल का होने का बहुत जबरदस्त अंदेशा है, और प्लस जितना भी ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से गुजरता है। तो ये जो चीन जो है एक खतरा अपने आप, मतलब आराम से चीन रह सकता है, लेकिन चीन रहना नहीं चाहता है। चीन की मानसिकता जो है, ये कम्युनिज्म जो है, वही एक आइडियोलॉजी है जो विश्व में होनी चाहिए। और चीन धीरे धीरे देशों को खरीदता है, पहले पैसे देता है, और आराम से उनको लगता है पैसे मिल गए, उसके बाद वो चीनी उनके इलाके को। आप देखो श्रीलंका, हम्बन टोट 99 साल का लीज में एक उनका पोर्ट चला गया, ग्वादार 45 साल के लिए लीज पे चला गया, धीरे धीरे बलूचिस्तान में वो भी चला जाएगा चीन के साथ। इस तरह चीन जो है पैसे देता है, फिर आपको खरीद लेता है। तो इस मानसिकता का धीरे धीरे अफ्रीका में भी लोगों को पता चल रहा है कि किस परफेक्ट जो है चीन, उनकी चालाकी जो है, किस तरीके से चीन जो है धीरे धीरे जो डेट डिप्लोमेसी में पैसे लेकर के उनको खरीद रहा है। अपने जो मानसिकता है वो उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर। ये जो है, इन सबको मद्देनजर में लगता है चीन एक खतरा है। इस खतरे को हमने समझना चाहिए, अपने आप को सतर्क रखना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, और विश्व में जितने भी इस प्रकार के सोच वाले देश है, सबने मिलकर के चीन के ऊपर दबाव डालना चाहिए, जिससे कि चीन जो है विश्व को खतरा ना बने। चाइना एक्सपोज्ड के इस पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में वैश्विक शांति के लिए खतरा और चुनौती बन चुकी है। कम्युनिस्ट विचार की सच्चाई भी यही है कि वह नरसंहार, आतंक और हिंसा के बिना अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता है। हालांकि चीन की यह सच्चाई अब दुनिया समझने लगी है, जिसके परिणाम भी दिख रहे हैं। यह था द नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव सीरीज का पहला एपिसोड। अगले एपिसोड को देखने के लिए और ऐसे ही चाइना एक्सपोज्ड और अलग अलग नैरेटिव्स के बारे में समझने के लिए आप जुड़े रहें द नैरेटिव से।